भरत को किसकी गोली लगी, एफएसएल खोलेगी एनकाउंटर का राज। 17 जून की सुबह क्या हुआ था, अब विज्ञान करेगा फैसला। दुष्कर्म में उमड़ा जनसैलाब, आखिर कब मिलेगा न्याय। सच चाहे जितना भी छिपा दिया जाए, सबूत आखिरकार अपनी जुबान खोल ही देते हैं। और अब भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में हर किसी की नजर उसी पल का इंतजार कर रही है, जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली का जवाब देगी। सवाल ये कि आखिर भरत तिवारी को लगी गोली किसकी पिस्टल से चली थी। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि वही सवाल है जिस पर पूरे एनकाउंटर की कहानी टिकी हुई दिखाई दे रही है और इस घटना की दिशा तय करने वाली है। भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून की सुबह जो कुछ हुआ, उसके बाद से दावों, आरोपों और सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस अपनी कहानी बता रही है, वही परिवार अपनी बात पर कायम है और गांव के लोग भी लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में फैसला किसी बयान, किसी दावे या किसी आरोप से नहीं होगा। अब सच बताएगा विज्ञान। इसी वजह से जांच का सबसे अहम चरण शुरू हो चुका है। अदालत की अनुमति मिलने के बाद एनकाउंटर से जुड़े तीनों हथियारों और घटनास्थल से बरामद खोखों को पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब वैज्ञानिक जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि घटनास्थल पर मिले खोखे और भरत तिवारी के शरीर में लगी गोली आखिर किस हथियार से निकली थी। यही रिपोर्ट तय कर सकती है कि एनकाउंटर के दौरान हुई फायरिंग की असली तस्वीर क्या थी। फोरेंसिक जांच के लिए जिन 3 हथियारों को भेजा गया है, उनमें सबसे पहला नाम है शाहपुर के निलंबित थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार की सर्विस पिस्टल का। दूसरा हथियार है एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की सरकारी सर्विस पिस्टल और तीसरा हथियार वह पिस्टल है जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद भरत भूषण तिवारी के पास से बरामद करने का दावा किया था। अब इन तीनों हथियारों की वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी। वो कहते हैं ना, जहां ज्ञान नहीं चलता वहां विज्ञान चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, घटनास्थल से बरामद 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखों का भी बारीकी से मिलान कराया जाएगा। एफएसएल के बैलिस्टिक विशेषज्ञ ये पता लगाएंगे कि घटनास्थल से मिले खोखे आखिर किस पिस्टल से फायर हुए थे, क्योंकि हथियार चाहे एक जैसे दिखते हों, लेकिन फायरिंग के बाद हर पिस्टल अपने पीछे एक अलग पहचान छोड़ जाती है। हर गोली, हर खोखा और हर फायरिंग अपने साथ ऐसे सूक्ष्म निशान छोड़ती है जिन्हें मिटाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब इस रिपोर्ट को पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मान रही हैं, क्योंकि यदि रिपोर्ट यह स्पष्ट कर देती है कि भरत तिवारी को लगी गोली किस हथियार से चली थी, तो एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ था, इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुल 5 राउंड फायरिंग की थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि शाहपुर थानाध्यक्ष ने अपनी सर्विस पिस्टल से 1 राउंड फायर किया था। वहीं एसटीएफ जवान अक्षय कुमार ने 4 राउंड गोलियां चलाई थी। दूसरी ओर पुलिस का यह भी दावा है कि भरत भूषण तिवारी की तरफ से 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई थी। अब सवाल यही है, क्या घटनास्थल से बरामद खोखे और कारतूस पुलिस के इन दावों से मेल खाते हैं? क्या सच में उतनी ही गोलियां चली थीं जितनी एफआईआर में दर्ज हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भरत को लगी गोली उसी हथियार से चली थी जिसका दावा अब तक किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब अब बैलिस्टिक जांच के जरिए तलाशा जाएगा। फोरेंसिक जांच केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहने वाली है। घटनास्थल से बरामद 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखों की भी विस्तार से जांच होगी। विशेषज्ञ हर खोखे पर मौजूद बेहद महीन निशानों का मिलान संबंधित पिस्टलों से करेंगे। फायरिंग के दौरान हथियार के अंदर मौजूद मैकेनिज्म खोखे पर कुछ ऐसे निशान छोड़ता है जो किसी फिंगरप्रिंट की तरह उसकी पहचान बन जाते हैं। इन्हीं निशानों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा खोखा किस पिस्टल से निकला था। यही वजह है कि इन तीनों हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले अदालत से अनुमति ली गई। अनुमति मिलने के बाद सभी हथियारों को सुरक्षित तरीके से सील किया गया और फिर उन्हें पटना स्थित एफएसएल भेजा गया। अब वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी और शायद
उसी रिपोर्ट के साथ इस मामले के कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी सामने आने लगेंगे। 17 जून की वह सुबह आज भी बिलौटी गांव के लोगों के जहन में ताजा है। पुलिस के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ परिजन शुरू से ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद यह एनकाउंटर सिर्फ भोजपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच एनकाउंटर के 10वें दिन रविवार यानी 28 जून को बिलौटी गांव में भरत तिवारी का दशकर्म हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। गांव के पारंपरिक दशकर्म स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। इस भीड़ को देखकर ही समझ आता है कि भरत तिवारी ने आखिर क्या कमाया है, अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच परिवार के सदस्यों ने विधि विधान के साथ सभी संस्कार पूरे किए। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी, चाचा, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दशकर्म के दौरान धार्मिक परंपराओं के अनुसार मुंडन संस्कार कराया गया। ब्राह्मणों की उपस्थिति में पूजा पाठ और अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न हुए। परिवार ने भरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भी एक सवाल लगातार मौजूद रहा। आखिर उस दिन सच में हुआ क्या था? पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद भावुक दिखाई दिया। कई परिजनों की आंखें नम थीं और दशकर्म पूरा होने के बाद भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने एक बार फिर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो सरकार और संबंधित अधिकारी भी देख रहे होंगे। उन्हें उम्मीद है कि जांच में पूरी सच्चाई सामने आएगी और न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, वो तो दुनिया का परंपरा है, वो उनको शांति के लिए ये सब किया जाता है, आत्मा को शांति के लिए ये सब हो रहा है कर्म जो है। अब हम विचलित हो रहे हैं, ज़्यादा हमसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में हर चीज़ क्या फैक्स वीडियो क्या बोलते हैं ना, आपके पास में आ रहा है, क्या है नहीं है। अब इतना से बेसी नहीं कहेंगे। देखिए, हमको चक्कर भी आ रहा है कभी कभी, इसलिए अब विशेष हम नहीं बता सकते हैं। कहाँ से ठीक रहेगा बोलिए? हम तो काल उधर ठीक थे, लेकिन कल से जो है हमारा परिस्थिति तबीयत इजाज़त नहीं दे रहा है। अभी तो हम सोते हुए थे, पानी वानी चढ़ाने के लिए बात हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है करीब करीब। वो तो देखिए सच्चाई है, दिखाई पड़ रहा है। सारे दुनिया विश्व में लोग देख रहे हैं किस तरह से उनको हत्या किया गया है। तो अब इससे अगर नहीं मिलेगा न्याय तो अब क्या मिलेगा बताइए? आप ही बताइए। उम्मीद है तो काहे नहीं उम्मीद रहेगा भाई? हम कहते हैं पूरे जनता पब्लिक जो भी है भारत के विदेश में भी है, सभी लोग देख रहे हैं। हमारे जज साहब भी देख रहे हैं, हमारे प्रशासन भी देख रहे हैं, मैंने सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उनको हत्या किया गया है। ये हमारे सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी देख रहे हैं। करीब करीब प्रधानमंत्री भी, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, माने धरती पर जितने लोग हैं सभी लोग देख रहे हैं किस तरह उनको हत्या किया गया है। उसमें छिपने और छिपाने का माने क्या प्रश्न है? इसमें ये इंक्वायरी होगा, ये होगा, वो होगा, माने क्या होगा ना जाने। अब क्या होगा हमें अब तो देखना है, विशेष क्या आपसे बतावे। दशकर्म में मौजूद कई ग्रामीणों ने भी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना था कि जो भी तथ्य हैं वे बिना किसी दबाव के सामने आने चाहिए। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई हैं, लेकिन अब पूरे मामले में सबसे ज्यादा इंतजार जिस चीज का है वह है FSL की रिपोर्ट, क्योंकि कई बार गवाह बदल जाते हैं, बयान बदल जाते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं बदलता। और शायद इस बार भी सच किसी बयान से नहीं बल्कि एक गोली, एक खोखे और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से बाहर आएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।